वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the Quit India movement start? ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1946। इसका सही जवाब है 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और कुछ बातें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे, अब मुंबई, अधिवेशन में शुरू किया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ और बातें। इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत के अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को अंग्रेजी सरकार ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए थे। इस आंदोलन के दौरान कई लोग मारे गए थे। इस आंदोलन से तुरंत आज़ादी नहीं मिली, लेकिन कई सालों तक संघर्ष और वार्ताएं चली। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई आई एम एन एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? वाई आई एम एन एथिस्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी सरोजिनी नायडू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है भगत सिंह। वाई आई एम एन एथिस्ट के बारे में और कुछ बातें। वाई आई एम एन एथिस्ट निबंध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आत्मकथा है। यह निबंध साल 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया था। यह निबंध भगत सिंह ने अपने धार्मिक मित्रों को जवाब में लिखा था। भगत सिंह के कुछ मित्रों का मानना था कि दिल्ली बमबारी और लाहौर षड्यंत्र की वजह से भगत सिंह को प्रसिद्धि मिली और इसी वजह से उनका भगवान में विश्वास कमजोर हो गया। भगत सिंह ने नास्तिकता और बुद्धिवाद को साहसपूर्वक अपनाया था। भगत सिंह ने मानवता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के लिए अपना जीवन बलिदान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोक नृत्य खोरिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फोक डांस खोरिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। खोरिया नृत्य के बारे में और कुछ बातें। खोरिया नृत्य भारत के हरियाणा राज्य से जुड़ा है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है। खास तौर पर कटाई के मौसम और अन्य उत्सवों के दौरान महिलाएं इसे करती है। हरियाणा के कुछ और लोक नृत्य ये है: झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? Which of the following festivals is celebrated in Himachal Pradesh in honor of Hidimba Devi? A. माघी महोत्सव, B. डूंगरी त्योहार, C. बिस्वा महोत्सव, D. शोराई महोत्सव। इसका सही जवाब है डूंगरी त्योहार। डूंगरी त्योहार के बारे में और कुछ बातें। डूंगरी त्योहार यह त्योहार मई के मध्य में बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन को हिडिंबा देवी का जन्मदिन माना जाता है। हिडिंबा देवी महाभारत के योद्धा भीम की पत्नी थी। मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था। हिडिंबा देवी को राजपरिवार की दादी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ अकबर? ए. पुरंदर दास, बी. तानसेन, सी. स्वामी हरिदास, डी. अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है तानसेन। अकबर के नवरत्नों के बारे में और कुछ बातें। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वे एक असाधारण गायक थे और उन्हें रुद्र वीणा या रबाब बजाने में विशेषज्ञता के लिए भी जाना जाता है। अकबर के दरबार के नवरत्न ये रहे: राजा बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, फकीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये सभी दरबारी विभिन्न क्षेत्रों में निपुण थे और सम्राट अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? Which of the following organizations regulates international trade? A. यूनेस्को,
बी विश्व व्यापार संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी यूनिसेफ। इसका सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में और कुछ बातें। विश्व व्यापार संगठन WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को देखने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। WTO के समझौतों पर दुनिया के ज़्यादातर व्यापारिक देशों की बातचीत होती है और उन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO में शीर्ष स्तरीय फैसले लेने वाला प्राधिकरण मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। यह सम्मेलन हर 2 साल में कम से कम एक बार होता है। WTO की स्थापना से पहले टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT था। हालांकि ITO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कभी अस्तित्व में नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? Which city is called the city of lakes? A. उदयपुर, B. जयपुर, C. राजस्थान, D. मणिपुर। इसका सही जवाब है उदयपुर। झीलों की नगरी के बारे में और कुछ बातें। राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। उदयपुर में कई झीलें हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध झील पिछोला झील है। उदयपुर के बारे में कुछ और बातें। उदयपुर की स्थापना 1558 में उदय सिंह द्वितीय ने की थी। यह शहर मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी। उदयपुर चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उदयपुर में मार्बल के महल भी है। उदयपुर में घूमने के लिए कई और भी पर्यटन स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? The traditional musical instrument called pen is associated with which of the following states? A. केरल, B. गोवा, C. मणिपुर, D. सिक्किम। इसका सही जवाब है मणिपुर। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र के बारे में और कुछ बातें। पेना मणिपुर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह एकल तार वाला वाद्य यंत्र है और वीणा की श्रेणी में आता है। पेना का इस्तेमाल मणिपुरी लोक संगीत और पारंपरिक नृत्यों में किया जाता है। इसे स्थानीय कलाकार उत्सवों और अनुष्ठानों में बजाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस त्योहार में जल्लीकट्टू एक विशेषता है? जल्लीकट्टू इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स? A. ओणम, B. विशु, C. बिहू, D. पोंगल। इसका सही जवाब है पोंगल। जल्लीकट्टू के बारे में और कुछ बातें। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। यह त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है और फसल काटने के मौसम के अंत का प्रतीक है। पोंगल में विभिन्न रीति रिवाज, दावतें और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? Which of the following acid is found in human stomach? A. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, B. सल्फ्यूरिक अम्ल, C. नाइट्रिक अम्ल, D. एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में और कुछ बातें। मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाने वाला एक मजबूत अम्ल है। यह पेट के पाचक रस गैस्ट्रिक जूस का एक अहम हिस्सा है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म करने में भी मदद करता है। इसका रासायनिक सूत्र HCl है। गैस्ट्रिक पिट्स में पेरिएटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? इन विच ईयर वर द आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड? A. 1878, B. 1879, C. 1877, D. 1876। इसका सही जवाब है 1878। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम दोनों साल 1878 में पारित हुए थे। शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना अनुमति के हथियार रखने से रोक लगा दी गई थी। हालांकि अंग्रेजों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय प्रेस की आज़ादी को सीमित करने और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को वर्नाक्यूलर प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का अधिकार मिला था।
लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में ये दोनों अधिनियम पारित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पूर्वी घाट की शेषचलम पहाड़ी श्रृंखला में है। यह आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 20 सितंबर 2010 को यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत नामित किया गया था। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ और बातें। इस रिजर्व का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 7 चोटियां हैं। ये चोटियां हैं शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। इस रिजर्व में SV श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, SV अभयारण्य और चित्तूर पूर्व, तिरुपति, राजमपेट, प्रोद्दातुर और कडप्पा डिवीजनों के जंगल शामिल है। इस रिजर्व में लाल चंदन का बड़ा भंडार है। यह रिजर्व शुष्क वन, झाड़ियां और घास के मैदानों जैसी कई पारिस्थितिकी प्रणालियों का संयोजन है। इस रिजर्व में वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया? In which of the following census the highest difference between male and female literacy rate in India was recorded? A. 1981, B. 1971, C. 1991, D. 2011। इसका सही जवाब है 2011। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बारे में और कुछ बातें। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर 2011 की जनगणना में दर्ज किया गया था। 2011 में पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत में साक्षरता दर के बारे में कुछ और बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी। पुरुषों की साक्षरता दर 96.11% और महिलाओं की साक्षरता दर 92.07% थी। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% थी। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा होने की वजह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक है। साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर विकास के माप के प्रमुख चर है। ये जीवन की गुणवत्ता, जागरूकता स्तर और समाज में लोगों के कौशल के स्तर को दिखाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? इन विच स्टेट इज चंग डांस पॉपुलर? ए गोवा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है राजस्थान। चांग नृत्य के बारे में और कुछ बातें। चांग नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान के पूरे राज्य में होता है, लेकिन इसका प्रमुख क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर है। यह नृत्य आमतौर पर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है। चांग नृत्य से जुड़ी कुछ बातें। यह पुरुषों का सामूहिक लोक नृत्य है। इसका आयोजन होली पर्व पर होता है और महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से चंग नामक वाद्ययंत्र के साथ शरीर की गति या संचालन, नृत्य या तालबद्ध गति के साथ अभिव्यक्ति की जाती है। इस नृत्य में गाई जाने वाली लोक गायकी को धमाल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? Which state of India has the largest irrigated area? A. पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 17.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल, कुओं और टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रमुख परियोजनाएं ये हैं: लखवार व्यासी, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, मौधा बांध, सरदा सहायक, सरयू कनाल, उर्मिल बांध। भारत में सिंचाई के बारे में कुछ और बातें। भारत में कुल कृषि भूमि का 48.8% हिस्सा सिंचित है। शेष 51.2% हिस्सा बारिश पर निर्भर है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों का सबसे ज्यादा योगदान है। सिंचाई के मामले में पंजाब देश में पहले नंबर पर है,
पंजाब में 98% फसल भूमि सिंचाई के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का एक किस्म है? Which of the following is a variety of all seeds? A. तारामीरा, B. अरेबिका, C. लाइबेरिका, D. रोबस्टा। इसका सही जवाब है तारामीरा। तारामीरा तिलहन की एक किस्म है। तारामीरा तेल को आमतौर पर जांबा तेल के नाम से जाना जाता है। यह तेल अरुगुला के बीजों से मिलता है। तिलहन की कुछ और किस्में ये है: मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर बीज, सरसों, कुसुम। तिलहन की फसलें 3 श्रेणियों में आती है: वार्षिक या द्विवार्षिक समूह, बारहमासी वृक्ष फसलें, भ्रूण एक उपोत्पाद है। दुनिया में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद चीन, ब्राजील और भारत का नंबर आता है। भारत में सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला तिलहन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? Which of the following Rashtrakuta rulers defeated Dharmpala of the Pala dynasty? A. अमोघ वर्ष द्वितीय, B. गोविंद द्वितीय, C. कृष्ण प्रथम, D. ध्रुव। इसका सही जवाब है ध्रुव। धर्मपाल के बारे में और कुछ बातें। पाल वंश के शासक धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया था। धर्मपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और कन्नौज पर कुछ समय के लिए नियंत्रण किया था। धर्मपाल के बाद उसका बेटा देवपाल शासक बना। देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। धर्मपाल को गुजराती कवि सोडूढल ने उत्तरापद स्वामिन की उपाधि दी थी। इसका मतलब है उत्तर भारत का स्वामी। धर्मपाल ने कई मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? Which city in India is called the Detroit of India because of its automobile industry? A. चेन्नई, B. पुणे, C. मुंबई, D. बेंगलुरु। इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यह शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है और यहाँ कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। उद्योग से जुड़ी कुछ खास बातें। चेन्नई में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चेन्नई में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का 1/3 से ज्यादा हिस्सा है। चेन्नई में फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान और एमबीडब्ल्यू जैसी प्रमुख कंपनियां हैं। चेन्नई के आसपास 60 किलोमीटर के ऑटोमोटिव कॉरिडोर में कई बड़ी मोटर कंपनियां हैं। चेन्नई के आसपास चेन्नई पोर्ट, कट्टुपल्ली शिपयार्ड और एन्नोर पोर्ट जैसे 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। अवाड़ी में सैन्य संबंधी वाहनों के उत्पादन के लिए भारी वाहन कारखाना HVF है। चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। अमेरिकी शहर डेट्रॉइट को ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? What was the official language of the Gupta rulers? A. पाली, B. प्राकृत, C. हिंदी, D. संस्कृत। इसका सही जवाब है संस्कृत। गुप्त शासकों के बारे में और कुछ बातें। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में संस्कृत को एक पवित्र भाषा माना जाता था। इसका इस्तेमाल धार्मिक ग्रंथों, विद्वानों और आधिकारिक संवाद के लिए किया जाता था। गुप्त लिपि, जिसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, का इस्तेमाल संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी थी। गुप्त लिपि से आगे चलकर देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन और बंगाली असमिया लिपियां बनी। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती लेख संस्कृत में लगवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? Who presided over the Banaras session of the Indian National Congress in 1905? A. गोपाल कृष्ण गोखले, B. महात्मा गांधी, C. जवाहरलाल नेहरू, D. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? Where is चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लोकेटेड? A. बेंगलुरु, कर्नाटक, B. लखनऊ, उत्तर प्रदेश, C. रांची, झारखंड, D. देहरादून, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में और कुछ बातें। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी में स्थित है।
यह हवाई अड्डा लखनऊ के केंद्र से करीब 14 किलोमीटर दूर है। पहले इसका नाम अमौसी हवाई अड्डा था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस? ए 261 BC, बी 263 BC, सी 232 BC, डी 240 BC। इसका सही जवाब है 261 BC। कलिंग युद्ध के बारे में और कुछ बातें। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच साल 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच लड़ा गया था। कलिंग पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र सामंती राज्य था। यह राज्य वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में है। यह युद्ध धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। ये पहाड़ियाँ दया नदी के किनारे है। इस युद्ध में मौर्य सेना की जीत हुई थी। युद्ध के बाद अशोक ने पश्चाताप किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। इस युद्ध के बाद सैन्य विजय का युग खत्म हो गया और आध्यात्मिक विजय या धम्म विजय का युग शुरू हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना? ए आर्यभट्ट, बी कालिदास, सी शक, डी बाणभट्ट। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में और कुछ बातें। राजा हर्षवर्धन की जीवनी संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और लेखक बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी को हर्षचरित नाम से लिखा था। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। यह काव्य गद्य में लिखी गई है और 8 अध्यायों में बंटी हुई है। इसमें हर्षवर्धन के सत्ता में आने की पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन है। साल 1897 में एडवर्ड बलेस कोवेल और फ्रेडरिक विलियम थॉमस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाणभट्ट को हर्षवर्धन के रचनात्मक समूह का सबसे बेशकीमती खजाना माना जाता है। उनकी कादंबरी संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध कथात्मक रोमांटिक रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? Where did Ashoka convene the third Buddhist council? A. पाटलिपुत्र, B. मगध, C. कलिंग, D. सारनाथ। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। बौद्ध परिषद के बारे में और कुछ बातें। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। यह परिषद 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांटा गया था। इसके अलावा विनय पिटक से जुड़े विवादों को भी सुलझाया गया था। इस परिषद में त्रिपिटक का अंतिम संस्करण तैयार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? What was the main occupation of the people of Indus Valley Civilization? A. व्यापार, B. पशुपालन, C. शिकार, D. कृषि। इसका सही जवाब है कृषि। सिंधु घाटी के बारे में और कुछ बातें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, धातुओं, सीप और शंख का व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांस्य का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।